ओके, अच्छा चलिए बेटा मैं आपको बता देती हूँ एंजाइम जो है ये वर्क कितना करता है। सबसे पहले स्टेप में हमारे पास दिस ग्रीन वन इज एंजाइम, ठीक है, एंड दिस पर्पल इज द सबस्ट्रेट। ये दोनों कंबाइन करते हैं, एक्टिव साइड बाइंड करते हैं। दिस वन इज द एक्टिव साइड जो डिप्रेशन आपको नजर आ रहा है एंजाइम के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या बन जाता है, आप यहाँ पर देखें कि एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये दोनों देखें, जब ये दोनों बाइंड हुए होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म्ड है। पहले ये बनेगा, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, दिस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिएक्शन होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आप ये देखें, ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाती है और एंजाइम जो है वो हमारे पास एज इट इज रिलीज हो जाता है, विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। दिस इज द रीजन कि जो एंजाइम है इट इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। अच्छा, अब यहाँ तक बेटा कोई इशू? ठीक है, मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। वी हैव स्टडीड अबाउट द कैटलिस्ट, ठीक है, एंजाइम हमने किया है, एंजाइम के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू लर्न। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन देखा है कि एंजाइम जो है वो वर्क किस तरह करता है। ये बेटा वर्क करता है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। हमने फिर स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम देखी और नीचे जो था ये हमने लॉक एंड की मॉडल को अच्छी तरह से डिस्कस किया। कुछ हमने एंजाइम्स देखे, ठीक है, और कुछ हमने सबस्ट्रेट भी देखे और फिर हमने देखा कि विच वन इज द लॉक एंड विच वन इज द की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, देयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, और एक जो है उनमें से टेम्परेचर है, इसी तरह पीएच भी है। हम कुछ डिस्कस करेंगे, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली हमें आ जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको टेम्परेचर की एक एग्जांपल दी थी एग वाइट की। जब हम उसको बॉईल करते हैं या हम फ्राई करते हैं तो उसकी शेप जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। अब हमारे पास बेटा जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम का अपना एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है कि या उस टेम्परेचर के ऊपर वो आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाकर दे रहा होता है, दैट इज नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। और हर एंजाइम का डिफरेंट होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, डाइजेशन में है वो, ठीक है, रेस्पिरेशन में है, या आप प्लांट्स के एग्जांपल लें तो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। तो ठीक है, हर एक का, या ह्यूमन बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं, आपका सेवरी अमाइलेज है, आपके स्टमक में एंजाइम्स रिलीज होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, या हमारे रेस्पिरेशन में एंजाइम्स हैं, या बाकी प्रोसेसेस में एंजाइम्स हैं, ऑल दोज एंजाइम्स वर्क एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वो 37 जो है वो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है, 37 है। अब इसके ऊपर आपका जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट बन रहा होता है या मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। अब आप क्या करते हैं, अगर इससे लो टेम्परेचर है, ठीक है, तो टेम्परेचर इज बिलो 30, तो तब आपका एंजाइम क्या होता है, ये कुछ बातें बेटा आपने याद रखनी है। अगर ये लो है, 0 है, ठीक है, 10 है या 20 है, तो उसमें क्या होता है, आपका जो एंजाइम होता है दैट इज इनएक्टिव, ठीक है, ये आपने बेटा याद रखना है। एंजाइम जो होता है दैट इज इनएक्टिव है। आप जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो एंजाइम जो है वो एक्टिव होता जाता है, ठीक है, और जो है इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच होता है, देन व्हाट हैपेंस, आपका जो प्रोडक्ट बन रहा होता है दैट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम उसकी एक्टिविटी होती है, वो मैक्सिमम आपको प्रोडक्ट बना के दे सकता है। जैसे 37 है ह्यूमन बींग्स का, 0 होगा तो वो इनएक्टिव होगा एंजाइम। आप 10 करेंगे तो थोड़ी सी आप ये देखें कर्व ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर आप 20 करेंगे ये कर्व और ऊपर जाएगी, और ये 37 के ऊपर यहाँ पर आ जाएगी कर्व। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज शोइंग द 37, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम कर्व होगी। अब आप अगर 37 के बाद फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, 40 करते हैं, 50 करते हैं, 60 करते हैं, तो ये कर्व जो है इट गोज डाउन, नीचे आ जाती है, ठीक है। ये शो क्या करती है कि हमारी एक्टिविटी जो है वो अगेन, दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन ऑन वाई एक्सिस एंड ऑन एक्स एक्सिस देयर इज द टेम्परेचर। अब ये नीचे जो लाइन आ रही होती है ये शो करती है कि हमारी एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन दोबारा 0 हो गया, यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे दोबारा 0 हो गया, यहाँ पे 0 से इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे मैक्सिमम गया है, ये देखें वाई एक्सिस पे आपने इसको रिलेट करना है एक्टिविटी के साथ, और ये फिर जो है हमारे पास 0 हो गया।
ठीक है। अच्छा, अब ये 0 होता क्यों है ये भी मैं आपको बताती हूँ। और ये हमारे पास जो है यहाँ से, ये हमारे पास यहाँ से जो है ये क्यों इंक्रीज होता है, ठीक है, ये ऊपर कर्व क्यों जाके, या रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम बेटा टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, या हमारे पास एंजाइम है, दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर मेड अप ऑफ सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब हम इनको इंक्रीज करते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की या इनके अंदर जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है। हीट है ना, हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, आप उसको हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी वाइब्रेशंस भी ज्यादा हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जी बेटा, अनम्यूट कैसे हो गए हैं आप? यस बेटा, किसने बात करनी है? वो कुछ नहीं, वो समझ आता। ठीक है, मैं आपको दोबारा भी बता देती हूँ। आप बेटा ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाले पॉइंट्स आपने लिखने होंगे, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ। आप देखिए, हमारे पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है और हर एंजाइम का अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ये आपने याद रखना है। बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स हैं, प्लांट्स के अंदर हैं, फंगाई के अंदर है, एल्गी के अंदर है। ठीक है, हर एक के अपने अपने टेम्परेचर होते हैं और हमने सारों के टेम्परेचर याद नहीं करने। ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर है वो 37 होता है। हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो 37 पे काम कर रहे होते हैं। 30 पर भी काम करते हैं बट उनकी एक्टिविटी कम होती है, 40 पर भी करते हैं, थोड़ी कम होती है, 37 के ऊपर आपको मैक्सिमम एक्टिविटी मिलेगी। अच्छा, अब टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, यस स्लिम बेटा, स्लिम यू हैव रेज द हैंड। जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज होता है तो क्या होता है हमारी बॉडी में जो अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। इफ यू हैव नोटबुक्स इन योर हैंड्स तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको सारा टेम्परेचर का दोबारा बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास टेम्परेचर जो है दैट इज 0। ऑप्टिमम से पहले या हमारे पास जब टेम्परेचर लो होता है तो तब एंजाइम इनएक्टिव होता है, ये बात आपने याद रखनी है। मैं भी आपको एक आगे और टर्म भी बताऊंगी। लो टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम इनएक्टिव होता है। जैसे हम फ्रिज में कुछ चीजें रख देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है, दैट इज द लो टेम्परेचर, तो उसके ऊपर एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। अच्छा, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो एंजाइम है वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, तो 37 के ऊपर एंजाइम मैक्सिमम जो है वो एक्टिव होता है और आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट बना के दे रहा होता है अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का 37 है तो ये हमें 37 के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाएगा, यह अपनी एक्टिविटी शो करेगा। अब 37 के ऊपर यह टेम्परेचर देखें, जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये पेंसिल आप देखें, ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारी एक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। अब ये एक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है इसके आप रीजन देखें। जब हम टेम्परेचर को बेटा इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम हीट इंक्रीज कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो सबस्ट्रेट है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। इसी तरह एंजाइम भी मॉलिक्यूल और एटम का बना होता है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सबस्ट्रेट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है, वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं एंड देन दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वाइब्रेशंस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम फर्दर जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं, हमने 37 कर दिया, 40 करते हैं, फिर हम 50 कर देते हैं, तो तब क्या होता है, वाइब्रेशंस बिकम सो फास्ट, या जो मॉलिक्यूल्स की क्लाइंस हैं, एंजाइम्स इज आल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने एंजाइम में प्रोटीन देखा, इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन या एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की क्लाइन भी बहुत तेज हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो है इनका जो एक 3 डायमेंशनल एक स्ट्रक्चर बना होता है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सबस्ट्रेट आके फिट होती है, वो क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, आप देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर तक क्या होगा, सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, उनकी वाइब्रेशन जो है दे विल बिकम vibrant या so fast will be converted into product. But if you will increase the temperature beyond optimum temperature,
तो उस वक्त सबस्ट्रेट के तो मॉलिक्यूल्स हाई होंगे, ठीक है, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन तो हाई होगी, बट जो आपके पास एंजाइम है, एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन जो है दे आल्सो बिकम वाइब्रेंट, एंड उनका जो 3 डायमेंशनल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना होता है जिसके अंदर सबस्ट्रेट फिट होती है, वो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंजाइम के लिए डिस्ट्रॉय का वर्ड नहीं यूज करते, हम डीनेचर का करते हैं। प्रोटीन्स के लिए हम डीनेचर का वर्ड यूज करते हैं, और जब आपको आएगा एग्जाम्स में तो यू विल राइट डाउन डीनेचर, डिस्ट्रॉय के कोई नंबर नहीं दूंगी मैं आपको। ये बात समझ आ गई है? Yes, miss. अच्छा, लो टेम्परेचर के ऊपर मैंने आपको बताया एंजाइम इज इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब है कि ये बाद में एक्टिव हो सकता है। डी नेचर का मतलब है कि ये टोटली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इसकी एक्टिविटी रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। आप टेम्परेचर कम भी करेंगे तो तब भी ये डी नेचर्ड ही रहेगा। अब मैंने आपको इसकी जो एग्जांपल दी थी, बॉइलिंग एग हो गया, फ्राइंग एग हो गया, हाई टेम्परेचर के ऊपर जब हम उसको डालते हैं तो उसकी शेप टोटली चेंज हो जाती है। अब जब शेप ही चेंज हो गई है तो उसके अंदर सबस्ट्रेट फिट नहीं हो सकती, ठीक है। आप टेम्परेचर कम भी कर दें, आप बॉइल्ड एग को ठंडे पानी में भी डाल दें, तब भी जो है ना, दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ओरिजिनल एग, ठीक है। वो बॉइल्ड ही रहता है, उसकी शेप वही ही रहती है, ठीक है, बिल्कुल टेम्परेचर वैसे ही था। अच्छा, अब जो है जिस तरह बेटा टेम्परेचर इफेक्ट करता है, अच्छा आपने ये याद भी रखना है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा बेल शेप बनता है, जैसे ये नीचे भी पीएच का बना हुआ है, हमेशा बेल होगी, ठीक है। जो सेंटर वाला हाईएस्ट पॉइंट होगा दिस विल बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर, और बाकी इस साइड पे लो होता है, इस साइड पे डी नेचर हुआ होता है, बेल शेप बनती है। अच्छा, अब पीएच जो है बेटा, जिस तरह टेम्परेचर इफेक्ट करता है इसी तरह पीएच भी इफेक्ट करती है। पीएच, हर एंजाइम जो है वो वर्क करता है एट ऑप्टिमम पीएच, किसी की 2 होगी, किसी की 4 होगी, किसी की 7 होगी, किसी की 8 होगी। अब हमारी बॉडी में भी कोई एक पीएच नहीं है लाइक टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर तो मैंने आपको बताया 37 है, बट पीएच कोई एक नहीं है। हमारे पास सिलेब्री एमाइलेज की माउथ में डिफरेंट है, स्टमक में डिफरेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट। पीएच क्या होता है? अच्छा, पीएच होता है बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन, या मैं आपको एक और पीएच मीटर नहीं किया था, एसिडिक बेसिक किया था ना, एसिडिक बेसिक किया होगा आपने 7 में, पीएच मीटर एसिड बेस किए नहीं किया था आपने? नो मिस। No, no, miss. अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ बेटा, ये हमारे पास होता है पीएच जो है, ये होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस। जैसे आप वाटर देखें, ठीक है, वाटर में H हुआ है, इसको अगर आप स्प्लिट करते हैं इनटू इट्स आयंस तो ये हमारे पास पॉजिटिव आयन बनता है, ये H पॉजिटिव बनता है जिसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, और H पॉजिटिव अभी हम बोल देते हैं, और इसके साथ हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन बनता है OH, ठीक है। ये दोनों को जब आप मिलाते हो तो ये वाटर बन जाता है, ठीक है, इनका बना होता है। जब आप इसको स्प्लिट करते हो तो इसमें 2 टाइप्स के आयंस बनते हैं। अच्छा, ये जो पॉजिटिव होता है H, अगर ये ज्यादा हो तो हमारे पास वो चीज क्या होती है, एसिडिक होती है। एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिड होता है ना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर ये OH हमारे पास ज्यादा हो तो ये हमारे पास चीज जो है वो बेसिक बन जाती है, एल्कलाइन बन जाती है, एल्कलाइन इन नेचर। मैंने आपको एसिड बेस जो है डीएनए में भी बताया था, जब मैं आपको बता रही थी कि न्यूक्लियस इज डार्कली स्टेन्ड विद बेसिक डाई, ये वो वाला एसिड बेस है, ठीक है। अब हमारे पास जो पीएच मीटर होता है, स्केल होता है, उसके ऊपर 1 to 14 रीडिंग होती है, मैं नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है 1 और ये 14 तक रीडिंग होती है, 1 to 14। सेंटर में हमारे पास 7 होता है, 7 हमारे पास न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। अच्छा, और 1 से 6 तक आप करें तो ये हमारे पास एसिडिक है। अगर किसी की पीएच 1 से 6 होगी तो वो चीज हमारे पास एसिडिक होगी। अगर 8 to 14 है तो ये हमारे पास बेसिक होती है, वो चीज बेसिक है, ठीक है। एसिडिक एसिड आपने देखा होगा बेटा, दैट इज क्रॉसिव, हाथ जल जाता है। ये जो एसिड हम यूज कर रहे होते हैं वॉशिंग के लिए या वॉशरूम्स वगैरह वॉश करते हैं तो उसमें एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये होता है। अच्छा, अभी हमारे पास एसिडिक है, जितना आप इस साइड पे जाएंगे उतना एसिड इंक्रीज होती है, इस साइड पे जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होती है। जिसकी पीएच 1 होगी
तो वो चीज हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगी। 2 होगी इट विल बी लेस, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो ये हमारे पास एसिडिटी कम होती जाती है। अच्छा, अब ये जो इनके कलर्स हैं, कलर्स भी यहाँ पर रेड आता है, ठीक है, जैसे आप रेनबो के कलर्स बनाते हो, ठीक है, ये रेड इस साइड पे आपका रेड होता है, तकरीबन सारा ये आप कर लें, रेड होगा, साइड लाइट सा रेड हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, स्लाइटली येलो हो जाएगा इस साइड पे आप मूव करेंगे तो, और इस साइड पे आपका ब्लू कलर होता है। अगर आपको किसी चीज का ब्लू कलर नजर आता है, ठीक है, हम इसमें पीएच, हमारे पास पेपर भी होता है और पीएच मीटर भी होता है। मीटर से तो हमें डायरेक्टली रीडिंग पता चल जाती है इसकी पीएच 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, वो आपका क्वांटिटेटिव टेस्ट है, आपको क्वांटिटी ही बता देता है इसकी पीएच 2 है, 3 है, 4 है। और इसी तरह हमारे पास एक पीएच पेपर भी होता है। जब हम पीएच पेपर को इसके अंदर डिप करते हैं, वो स्लाइटली सा ब्लूइश कलर का होता है। अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक है, अगर वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है वो हमारे पास बेसिक है। ये मैंने आपको ज्यादा डिटेल बता दी है। अच्छा, अब आप देखें कि अगर हम पीएच को चेंज करते हैं, हर एंजाइम जो है अपने एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करता है, ठीक है, उसको दैट इज द ऑप्टिमम पीएच जिसके ऊपर उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे हमने टेम्परेचर की है। हर एंजाइम की अपनी होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 4 होगी, किसी की 7 होगी। अगर कोई एंजाइम 7 के ऊपर काम करता है, 7 पीएच के ऊपर, और आप उसकी पीएच जो है 2 कर देते हैं, कम हो गई है ना बहुत, या आप उसकी पीएच 14 कर देते हैं, टोटली आपने चेंज कर दिया है, तब भी एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, ठीक है। डीनेचर मैंने आपको बताया है, उसका जो 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज लॉस्ट एंड एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर्ड, ठीक है, तब भी वो एंजाइम क्या होता है, तब भी वो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ये वाली बात समझ आ गई है? Yes, ठीक है, जिस तरह, अच्छा अब आप नीचे देखें, यहाँ से हम देखते हैं, एक तो मैंने आपको बताया इनका जो ग्राफ होगा इट विल बी बेल शेप्ड। अब यहाँ पर इन्होंने आपको एक ये जो रेड लाइन शो कर रही है, दिस इज पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन इज द प्रोटीएज। जो ग्रीन आपको शो कर रही है, ये मोस्ट एंजाइम्स उन्होंने लिख दी हैं। अच्छा, उसके अलावा जो ये पेनक्रियाटिक लाइपेज है, बट इन्होंने लिया कहाँ से है, पेनक्रियाज से लिया, तो इसलिए हम इसको पेनक्रियाटिक लाइपेज बोलते हैं। अब आपने इनकी ऑप्टिमम पीएच कैसे बतानी है, ठीक है, वैसे पेप्सिन की 2 होती है, आपको कुछ दिनों तक याद भी हो जाएगी। आपने यहाँ से देखनी है कि ये पीक कहाँ तक जा रही है, स्केल, ठीक है, मैक्सिमम पीक ये ऑलमोस्ट 2 के ऊपर ही आ रही है, तो 2 इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर पेप्सिन। इसी तरह दूसरा एंजाइम जो ग्रीन वाला है, जो भी है, इसकी पीएच तकरीबन 7 है, ठीक है, 6.8 इस तरह आप करें। जो नेक्स्ट ब्लू है, ब्लू की आप कर्व देखें, ये जा रही है 8 पे, 9 पे वैसे, ठीक है, इसके जो है 8 पॉइंट कुछ होता है, जो पेनक्रियाज से आप लेते हो 9 होता है, ठीक है, इसके आप चलें ये वाला एरिया कर लें, 8.5 कर लें, तो दीज आर द ऑप्टिमम पीएच। अब आप पेप्सिन देखें बेटा, पेप्सिन जो है ये 2 पीएच के ऊपर काम करता है, दिस इज 2। अब आप अगर पेप्सिन की इंक्रीज कर देते हैं पीएच और आप 5 करते हैं, या आप इसकी 7 कर देते हैं, तो पेप्सिन विल बी डीनेचर्ड। डीनेचर्ड का मतलब है कि वो बिल्कुल भी क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा, और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है आपका, ठीक है। इसी तरह जो 7 पर काम कर रहे हैं, आप उनकी पीएच चेंज कर देंगे, 12 कर दें, 14 कर दें, तो इट विल ऑल्सो बी डीनेचर्ड, और ये भी डीनेचर हो जाएगा। इन दोनों के आपने ग्राफ भी याद करना है, बेल शेप होता है। अच्छा, तीसरी जो चीज है बेटा, दैट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट। ये 2 समझ आ गया आपको, पीएच एंड टेम्परेचर? Yes, miss. ठीक है, ये मैं आपको नोट्स पे सेंड कर देती हूँ, और हम सबस्ट्रेट भी कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आगे टेस्ट है। अच्छा, सबस्ट्रेट आप बेटा देखें, अब मैं आपको ना इसका, चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ जी बेटा, छोटे छोटे चैप्टर हैं। अच्छा, एक दो बातें मैं आपको और बता दूंगी, इसमें देखें बेटा, हमारे पास सबस्ट्रेट का इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, जिस तरह मैं आपको इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट एक्सप्लेन करूंगी, इसी तरह ही हमारे पास इफेक्ट ऑफ एंजाइम होगा, ठीक है, रिएक्शन के ऊपर। अब आप देखें कि आपके पास बेटा सबस्ट्रेट जो है 10 है, 10 यूनिट्स है, और आपके पास एंजाइम जो है वो 100 प्रेजेंट है। तो हम जब सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं, 10 विल रिएक्ट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम। मैं इधर ई लिख देती हूँ, इधर सबस्ट्रेट लिख देती हूँ। अच्छा, इट विल रिएक्ट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। बाकी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 90 अभी हमारे पास बचे हुए हैं।
तो आप जब सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हो 20 करते हो तो आपका रिएक्शन रेट भी बढ़ेगा क्योंकि आपके पास एंजाइम अभी प्रेजेंट है। आप इस तरह बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं, जब आपका सबस्ट्रेट 100 यूनिट हो जाता है, आपका एंजाइम भी टोटल कितना था 100 था, तो आपका रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। इसका ग्राफ इस तरह बनता है, जब आप इसको बढ़ा रहे होते हैं तो ये बढ़ता जाता है, तो ये ऊपर लाइन जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, ऊपर जा रही है। अब आपका एंजाइम जो है दैट इज सबस्ट्रेट सॉरी 100, आपने एंजाइम को कांस्टेंट रखना है जब आप सबस्ट्रेट चेक कर रहे होंगे। एंजाइम को हमने कांस्टेंट रखना है, इसको हमने नहीं छेड़ना। अब हमारे पास 100 यूनिट हो गए हैं, एंजाइम भी हमारे पास 100 है, तो रिएक्शन रेट हमारा ये 100 तक बढ़ गया है यहाँ पे। अब आप अगर इसको 110 करते हैं और एंजाइम आपके पास 100 है, तो आपका रिएक्शन रेट बढ़ेगा? आपसे पूछे यस मिस, बढ़ेगा? यस क्यों मिस, बढ़ेगा? जल्दी होगा क्यों अब क्यों जल्दी होगा? मिस। एंजाइम ज्यादा है और वो कम है सबस्ट्रेट। नहीं, आप इधर देखें, आपने एंजाइम को बढ़ाया और 100 तक ले गए आप, और आपके पास एंजाइम भी 100 था, ठीक है, 100 इक्वल हो गया। अब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 110 कर देते हैं, एंजाइम कांस्टेंट है, एंजाइम को हमने नहीं छेड़ना, तो अब आप बताएं यहाँ पर आपका रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा? फिर मिस कम होगा। अब नहीं होगा, अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें कांस्टेंट हो जाएगा ना, बस इधर देखें, ये हमारे पास 110 है सबस्ट्रेट और एंजाइम तो हमारे पास 100 है, एंजाइम तो है ही नहीं, ठीक है, तो 110 सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम भी हमारे पास 110 होना चाहिए, बट एंजाइम तो हमारे पास 100 है, तो रिएक्शन रेट आपका अब फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। अब आप इसको 120 भी कर देंगे तब भी आपका नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम क्या है, ऑल एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन ऑक्युपाइड बाय सबस्ट्रेट। अब हमारे पास कोई एंजाइम नहीं है, कोई एक्टिव साइट नहीं है जिसके साथ ये जो हमने फर्दर सबस्ट्रेट इंक्रीज किया है वो उसके साथ जाके बाइंड करे, ठीक है, तो ये जो है हमारे पास रिएक्शन रेट कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब कांस्टेंट का ग्राफ किस तरह बनता है, ये आपको ग्राफ आएंगे, ये बेटा एनोटेशन मैं ऑफ कर दूं, ये ले। अच्छा, अब बेटा आप देखें, हमारे पास मैंने आपको बताया है, आप देखें कि ये वाला ग्राफ शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंपल बना के दिखाती हूँ साइड पे। इस साइड पे हमारे पास जो है आपने रिएक्शन रेट लेना है, ये देखें वाई एक्सिस के ऊपर, और आपने एक्स एक्सिस के ऊपर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेनी है, ये बिल्कुल ऐसे होगी। अब आपने ये बढ़ाया, बढ़ाते गए 100 तक आपका ये बढ़ गया। उसके बाद जब आप फर्दर सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं तो आपका नहीं बढ़ता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एंजाइम डी नेचर हो जाता है कि हम इसका ग्राफ भी ऐसे बनाएं, ठीक है, बेल शेप कर्व बनाएं। इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, तो कांस्टेंट के लिए दिस लाइन शुड बी स्ट्रेट, ये देखें सीधी लाइन होगी। इस तरह के बेटा ग्राफ आपको आएंगे पेपर में, आपने याद रखना है, सबस्ट्रेट के लिए इट विल बिकम कांस्टेंट, ऐसे हो जाएगा सीधा। हमने पीएच में भी देखा है बेल शेप बनता है, और हमने उसमें टेम्परेचर में भी देखा है बेल शेप ग्राफ बनता है, इसमें आपका स्ट्रेट बनेगा। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स का मतलब है कि आप सबस्ट्रेट को कांस्टेंट करते हैं और एंजाइम को जो है आप उसको इंक्रीज करते हैं, तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इसको भी हम कर ही लेते हैं साइड पे, वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटा जो एंजाइम है, सबस्ट्रेट को हमने कांस्टेंट करना है, 100 कर लेते हैं, एंजाइम आपके पास 10 है। अब आपने एंजाइम को बढ़ाना है, 20 करना है, 30 करना है और 100 करना है, तब आपका रिएक्शन रेट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, 100 तक इंक्रीज होगा। उसके बाद इफ यू विल फर्दर इंक्रीज द एंजाइम, तब भी आपका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास अब एंजाइम तो है बट सबस्ट्रेट नहीं है आपके पास, ठीक है, सबस्ट्रेट नहीं है, एंजाइम अब आपके पास है, तो उस केस में भी आपका क्या बनेगा, ये कांस्टेंट ही ग्राफ बनेगा। जैसे ये बेटा सबस्ट्रेट का बनता है, इसी तरह ये आपका एंजाइम का बनता है, बट इसमें जो दूसरा फैक्टर होता है दैट इज कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, बट हमने एंजाइम को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। फिर जब हम एंजाइम को चेक कर रहे होंगे तो तब हमने सबस्ट्रेट को कांस्टेंट कर देना है, ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू। और उसका ग्राफ भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, पहले इंक्रीज होगा, ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट मतलब स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अच्छा, ये दो ग्राफ भी आपके हो गए हैं। अब आपने एक इन्वेस्टिगेशन करनी है विच इज रिलेटेड टू पेपर 6, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एंजाइम अगर आपने बेटा कोई चेक करना है,
ठीक है, एंजाइम वेदर के उसकी एक्टिविटी क्या है, उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बट ये है हमने करना पेपर 6 में, और पेपर 6 हमने आपको बाद में करवाना है। अच्छा, एमाइलेज हमारे पास एंजाइम है, और एमाइलेज क्या करता है, ये बेटा स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, किसमें करता है, अभी मैंने पीछे बताया था, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज, ठीक है, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज। अच्छा, स्टार्च को बेटा हम टेस्ट कैसे करते हैं कि आपका कोई सैंपल है उसमें स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं कि नहीं है, हम इसके लिए कुछ जो है कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, एंड वी विल स्टडी दिस टेस्ट इन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे तभी हमें आ जाएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्च को टेस्ट करते हैं आयोडीन टेस्ट से। ठीक है, इसका टेस्ट होता है विच इज नोन एज द आयोडीन टेस्ट। हम स्टार्च लेते हैं, ठीक है, स्टार्च के अंदर हम आयोडीन डालते हैं, सैंपल लेते हैं। ठीक है, अब यू हैव नो आइडिया वेदर योर सैंपल कंटेन्स स्टार्च और नॉट, बट फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर स्टार्च है और आप आयोडीन ऐड करते हैं तो उस सोल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक, ये जैसे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आयोडीन इटसेल्फ जो है दिस इज ऑफ ब्राउन टू येलो कलर। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड है तो ब्राउन होगा, अगर डाइल्यूट है तो वो थोड़ा सा येलोइश होगा। जब आप इसको ऐड करते हैं इनटू स्टार्च, इस ब्राउन कलर को, आयोडीन को आप ऐड करते हैं इनटू स्टार्च या सैंपल कंटेनिंग स्टार्च, तो आपके सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इसके लिए आयोडीन अगर आपके घर में बेटा पड़ा हो तो आप इसके पोटैटो स्ट्रिप्स कट करें। ठीक है, पोटैटो इज द सोर्स ऑफ स्टार्च, उसके अंदर स्टार्च होता है, और आप उसके ऊपर अगर आयोडीन ऐड करेंगे तो उसका जो कलर होगा या डॉट ड्रॉप जहाँ पे भी आप प्लेस करेंगे, इट विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक, वो जगह ब्लैकिश से हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे सैंपल में जो है स्टार्च प्रेजेंट है। अगर ये ब्लू ब्लैक नहीं होता और ये आयोडीन ब्राउन ही रहता है तो इसका मतलब है कि हमारे सैंपल में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, हम ये वाला करते हैं। अच्छा, आप इसको हम चेक कैसे करते हैं, हम बेटा सैंपल लेते हैं, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, आप इसको सुन लें। हमने क्या करना है, ये देखें, स्टार्च सैंपल लिया एक बीकर में, और एक सैंपल में हमने एक बीकर में सॉरी एक टेस्ट ट्यूब में हमने एमाइलेज लिया, और ये नीचे हमारे पास वाटर है। अच्छा, अब आपने इनको थोड़ा सा गर्म करना है, जब इनका टेम्परेचर 37 हो जाएगा, बिकॉज स्टार्च ये जो हमने एमाइलेज लिया है तो ये मोस्टली 37-40 के बीच में काम करता है, इनको हम गर्म करके दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, जब हम मिक्स करेंगे तो एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा इनटू, किसमें ब्रेक डाउन होता है स्टार्च, अभी ऊपर बताया है मैंने, माल्टोज। उसमें 1 सेकंड आया, कोई आया। अच्छा, स्टार्च जो है बेटा, ठीक है, ये माल्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और स्टार्च हमें आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। आफ्टर सम टाइम दिस स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय एमाइलेज। ठीक है, उसमें तो हम क्या करेंगे, दोबारा जब आयोडीन टेस्ट करेंगे, स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, स्टार्च तो होगा ही नहीं, तो आयोडीन टेस्ट आएगा हमारा, नो, नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इनटू माल्टोज। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारा एंजाइम एमाइलेज जो है वो क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी शो कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। अच्छा, अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए कि ये एक्टिविटी